हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी भी देखता बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि है पावर शेयरिंग। चलिए शुरू करते हैं। बेटा पावर शेयरिंग जो होती है ना, बेसिकली वो क्या होता है कि पावर ना हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है या तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में या डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, ठीक है, ताकि किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना रहे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे बेल्जियम से। सबसे पहले बेल्जियम को स्टडी कर लेते हैं। बेल्जियम बेटा पहला पॉइंट है कि ये छोटी सी कंट्री है यूरोप के अंदर, और एरिया वाइज अगर देखें तो हरियाणा से भी इसका एरिया जो है वो छोटा है। और इसके बेटा बॉर्डर्स पे क्या क्या लगता है, कौन कौन सी कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं, नेबरिंग कंट्रीज कह सकते हैं आप, फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी, लग्जमबर्ग। ठीक है, हरियाणा से छोटी है और पॉपुलेशन भी हरियाणा से इसकी आधी है, यानी कि 1 करोड़ है पॉपुलेशन। अब बात करते हैं बेटा इसके एथनिक कॉम्पोजिशन की। एथनिक का मतलब क्या होता है बेटा, जब एक जैसे लोग ना एक जैसा कल्चर शेयर करते हैं, उनका कल्चरल बैकग्राउंड सेम होता है, तो वो कॉम्पोजिशन जो एथनिक कॉम्पोजिशन है ना इस कंट्री का बड़ा कॉम्प्लेक्स है। मतलब आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है ना, कहीं कोई कम्युनिटी ओवर पार कर रही है तो कहीं कोई कर रही है। अब कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है ना बेटा, उसमें 59% लोग ना कौन से रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन। ये बेटा नीचे आपके यहाँ इसमें मैप दिया हुआ है ना, तो ये वाला जो आप ग्रीन कलर का रीजन देख रहे हो ना, लाइम ग्रीन कलर का, बेटा ये है आपका फ्लेमिश रीजन। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी कम्युनिटी रहती है, 59% कौन से लोग रहते हैं, डच बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट जो आता है ये है वेलोनिया रीजन। वेलोनिया रीजन जो होता है यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 40% लोग रहते हैं। और कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं बेटा, फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो छोटा सा आप ये सेक्शन देख रहे हो ना मैप में, टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, यहाँ पे बेटा जर्मन रहते हैं, और जर्मन सिर्फ 1% ही कॉम्पोजिशन है उनका पूरी की पूरी बेल्जियम की कंट्री के अंदर। ठीक है, अब कैपिटल की बात करें बेटा, ये जो कैपिटल नज़र आ रही है ना आपको सेंटर में ऑरेंज से कलर की, इसका नाम है ब्रूजल्स। अब ब्रूजल्स के अंदर ना बिल्कुल ऑपोजिट है सिचुएशन। यहाँ पे बेटा 80% जो है ना वो फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं, और 20% सिर्फ और सिर्फ डच बोलने वाले लोग रहते हैं। तो देखो कितना कॉम्प्लेक्स है ना। आप कंट्री की बात कर रहे हो तो फ्लेमिश रीजन में आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम मेजॉरिटी किसकी है भाई, डच बोलने वालों की है। और मिनिमम जो है मतलब थोड़ी कम अगर हम देखें माइनॉरिटी में आ जाते हैं तो वेलोनिया के अंदर फ्रेंच बोलने वाले हैं। और ब्रूजल्स के अंदर देखो तो एकदम से ऑपोजिट कंट्रास्ट है, फ्रेंच बोलने वालों की मेजॉरिटी है और डच बोलने वालों की माइनॉरिटी है। अब ये जो माइनॉरिटी थी ना यहाँ पे बेल्जियम के अंदर, जो कि फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, उनका ये था कि वो बहुत रिच एंड पावरफुल थे। अब भाई रिच एंड पावरफुल हैं तो कहीं ना कहीं तो वो एक चीज़ इस चीज़ का बेनिफिट उठाएंगे ना, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़्यादा बढ़िया रहेगी, वो एडुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी अपनी कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर सकेंगे। तो भाई इससे क्या हुआ, डच कम्युनिटी ने ना इनके अगेंस्ट अपनी एंग्विश, अपना गुस्सा, एजिटेशन, रिजेंटमेंट शो करनी शुरू कर दी। अब उससे क्या हुआ बेटा, जब ये शो करनी शुरू करी ना इस तरह से, मतलब एक दूसरे की कम्युनिटीज़ के बीच में एक खिंचाव, एक तनाव आ गया, तो टेंशन्स बढ़ गई। किसके बीच में बढ़ेगी, ऑब्वियसली दोनों लैंग्वेज कम्युनिटीज़ के बीच में, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में। ये टेंशन जो शुरू हुई ना 1950s एंड 1960s में शुरू हुई। अब टेंशन ना ब्रूजल्स में ज़्यादा एक्यूट थी। भाई ब्रूजल में एक्यूट क्यों थी, भाई वहाँ तो मेजॉरिटी बोलने वाले फ्रेंच थे और डच जो थे वो माइनॉरिटी में थे। तो ब्रूजल के अंदर एक स्पेशल प्रॉब्लम क्या देखी गई कि जो डच लोग थे ना, जो कि मेजॉरिटी बोलते थे कंट्री के अंदर, ठीक है ना, बट कैपिटल के अंदर माइनॉरिटी थे। ठीक है, अब वो क्या करें ना, फंस गए ना, मतलब उधर ना उनकी एक कम्युनिटी की कहीं चल रही है ना दूसरी कम्युनिटी की कहीं चल रही है, तो सब कुछ ना मतलब आपस में उलझे पड़े हैं। ठीक है, तो ये थी बेटा बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन। ये पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आता होता है बेटा, आपको ध्यान से इसके सारे कॉम्पोजिशन के कितने कितने कॉम्पोनेंट्स हैं। 59% फ्लेमिश, 40% वेलोनिया, वो 59 डच बोलते हैं, 40% वाले फ्रेंच बोलते हैं, 1% जर्मन बोलते हैं। ऐसी ब्रूजल में 80% फ्रेंच बोलते हैं, 20% डच बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा चलते हैं दूसरी कंट्री श्रीलंका की ओर। अब जैसे हमने बेल्जियम की एक एक पॉइंट को कवर किया ना, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। अब देखो श्रीलंका तो आपको पता है ना, आपके साउदर्न जो इंडियन हमारी कंट्री है उसके सदर्न एंड पे ये आइलैंड नेशन है। ठीक है, कुछ ही किलोमीटर्स दूर है ये तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट से। तो ये क्या है, श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। अब भाई यहाँ बेल्जियम की जो पॉपुलेशन थी हमने पढ़ी ना कि लिटिल ओवर 1 करोड़ थी, 1 करोड़ के लगभग आसपास थी। लेकिन श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है ना भाई, हरियाणा के स्टेट
स्टेट के एकदम बराबर है, यानी कि 2 करोड़ पॉपुलेशन है। अब श्रीलंका की ना पॉपुलेशन, जैसे बेल्जियम की पॉपुलेशन बड़ी डाइवर्स थी ना, इसकी भी डाइवर्स है। तो इसमें बेटा स्टडी कर लेते हैं कौन कौन से सोशल ग्रुप्स रिजाइड करते थे। एक था सिन्हाला स्पीकिंग, ये लैंग्वेज थी बेटा सिन्हाला, 74% लोग रहते थे। तमिल बोलने वाले 18% लोग थे। अब तमिल के अंदर भी ना बेटा 2 अलग अलग ग्रुप्स थे। एक तो वहाँ के पले बड़े नेटिव्स, जो वहीं के पैदा हुए, पले बड़े, वहीं पे उन्होंने अपना काम वाम संभाला, उनको तो बोला जाता है श्रीलंकन तमिल्स। एक थे बेटा बड़ी बहुत साल पहले ना, इनके जो प्लांटेशंस के चलते हैं ना, जब वर्कर्स आते हैं ना, माइग्रेट करते हैं, तो उनके फोर फादर्स ना पहले ही यहाँ पे शिफ्ट कर चुके थे। तो वो इंडिया से आए थे, तो उनको क्या बोलते थे, इंडियन तमिल्स। तो 2 तरह के तमिल्स थे, नेटिव जो श्रीलंकन तमिल्स थे, और दूसरे जो इनके फोर फादर्स माइग्रेट करके श्रीलंका में काम के सिलसिले में गए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया इंडियन तमिल्स कौन थे। चलो अभी हम थोड़ा सा इसकी मैप की तरफ चलें। अब ये देखो बेटा श्रीलंका का ये मैप दिखाया हुआ है। अब आप इसका ये नॉर्थ और ये वाला ईस्टर्न बॉर्डर देखोगे ना, यहाँ पे कौन सी कम्युनिटी रिजाइड करती थी, यहाँ पे रिजाइड करते थे श्रीलंकन तमिल्स, यानी कि वहाँ के नेटिव्स जो वहाँ की तमिल लैंग्वेज बोलने वाले थे। ठीक है, अब ये आप देखो, ये जो बाकी का आपको येलो पोर्शन नज़र आ रहा है ना, ये वाला सारा ये येलो पोर्शन बेटा मेजॉरिटी किनकी थी, हमने पहले ही पढ़ा 74%, ये सिन्हालीज थे। सिन्हाला कम्युनिटी के लोग जो सिन्हालीज लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, और थोड़े से आपको यहाँ बीच में जो कॉन्सेंट्रेटेड ये पॉकेट्स नज़र आ रही है ना छोटी छोटी, ये इंडियन तमिल्स की थी जो कि माइग्रेट करके इस कंट्री में आए थे। अच्छा, अब बात करें रिलीजन की, बुद्धिज़्म जो था वो तो इनका मेजर रिलीजन था, कि इनका सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले का। कुछ तमिल्स हिंदूज़ भी थे, मुस्लिम्स भी थे, मतलब यहाँ पे आपको काफ़ी डाइवर्सिटी नज़र आएगी रिलीजन्स में। अच्छा, उसमें ना कुछ 7% के करीब क्रिश्चियंस भी थे, और क्रिश्चियंस क्या थे बेटा, दोनों लैंग्वेज कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते थे, कुछ तमिल भी थे और कुछ सिन्हाला भी थे। ठीक है बेटा, अब ये श्रीलंका की, आई होप आपको कॉम्पोजिशन क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने क्या बोला यहाँ पे देखो, अब अगर आपको अपने घर में भी तालमेल बना के रहना है ना, तो एक दूसरे की सुननी पड़ती है, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है ना। तो अब आगे वो उस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे एक अजीब सी एक हमें इमेजिन करने को सिचुएशन बोली है, कि इमेजिन करो व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस। मतलब अगर इस तरह फ्रेंच एंड डच कम्युनिटी दो जो हैं जिनके आपस में टेंशन्स क्रिएट हो गई हैं, या फिर श्रीलंका की बात करें तो सिन्हालाज एंड जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उनके बीच में इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी माइनॉरिटी का डिफरेंस आ रहा है, तो क्या हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। अब बेल्जियम में क्या है बेटा, डच कम्युनिटी जो थी वो तो एडवांटेज ले रही थी भाई, उनकी न्यूमेरिक मेजॉरिटी थी। ठीक है ना, बेल्जियम में 59% बोलने वाली कौन सी कम्युनिटी थी बेटा, वापस आपको दिखा देती हूँ। 59% बोलने वाले डच स्पीकिंग लोग थे जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते थे। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे बच्चे याद हो जाएगा। और उन्होंने अपना अगर वो चाहते वो अपनी ताकत, अपनी डोमिनेशन किसके ऊपर इम्पोज कर सकते थे, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन के ऊपर। अब अगर भैया कोई आपको डोमिनेट करेगा, कोई आपके राइट्स को ऑप्रेस करेगा, तो क्या होगा, इट्स गोइंग टू लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट। वो कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती थी। तो इससे क्या होता भाई, बहुत मेसी पार्टीशन हो सकता था कंट्री का। दोनों साइड्स क्लेम करती, दोनों साइड्स कौन सी, एक तो डच बोलने वाले लोग और दूसरा फ्रेंच बोलने वाले लोग। दोनों क्या करते, दोनों बोलते कि हमें तो ब्रूजल्स चाहिए भाई, हमें ब्रूजल्स का कंट्रोल चाहिए, कैपिटल हमारे कब्जे में दो। ठीक है, अब श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी तो पहले से ही बड़ी मेजॉरिटी इंजॉय कर रही थी, तो वो भी चाहती तो अपनी कंट्री के ऊपर इम्पोज कर सकती थी अपनी डोमिनेंस। तो देखते हैं क्या हुआ, श्रीलंका ने क्या किया और बेल्जियम ने क्या किया, कैसे कैसे उन्होंने अलग अलग रास्ते अपनाए, सेम उन्होंने अपनी सोच रखी या दोनों की सोच में कुछ फ़र्क था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब बेटा ये टॉपिक अगेन मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन अक्सर इसके अंदर से आता है, और वो कौन सा आता है मैं आपको वो भी आगे बताऊंगी। देखो, अब श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुई बेटा, 1948। अब आपको याद कैसे रखना है, देखो 1947 में आपका देश आज़ाद हुआ, 1 साल बाद श्रीलंका आज़ाद हो गया। ठीक है, तो उससे मतलब आपको डेट्स को कुछ इस तरह से अपने दिमाग में इंटरेस्टिंगली आप बिठा सकते हो। अब सिन्हाला कम्युनिटी बेटा हम पढ़ चुके हैं, 74% ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे ना श्रीलंका के अंदर, तो ये कम्युनिटी तो थी, वो डोमिनेंट थी।
तो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट जो थी ना मेजॉरिटी के चलते अपनी गवर्नमेंट बना ली। ठीक है, अब गवर्नमेंट इलेक्ट हो गई तो इन्होंने जो मेजर्स अपनाए ना, तरीके, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, वो मेजॉरिटेरियन मेजर्स बनाए। मेजॉरिटेरियन का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी धारणा जो ये मान ले कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो केवल अपनी ही कंट्री पे रूल कर सकती है जिस तरीके से वो चाहे, और भले ही माइनॉरिटी की विशेज़ एंड नीड्स को वो एक तरफ इग्नोर कर दे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा ये मेजॉरिटेरियन मेजर्स थे। अब इन्होंने क्या किए मेजॉरिटेरियन मेजर्स, बेटा ये आता है आपका सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना। तो आइए पढ़ते हैं क्या हुआ। 1956 में बेटा एक एक्ट पास किया गया जिससे कि सिन्हाला लैंग्वेज आपकी पूरी श्रीलंका की एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी गई। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया इस एक्ट का। अब इससे क्या हुआ, जो तमिल बोलने वाले थे उनको तो बिल्कुल ही एक तरफ बॉर्डर लाइन कर दिया कि भैया जाओ तुम, तो तुम्हारी लैंग्वेज का तो कोई मायना ही नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, गवर्नमेंट ने फॉलो करनी शुरू कर दी एक प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़, यानी कि बायस्डनेस है ना, प्रेजुडिसेस होती है ना, किसी एक की तरफ ज़्यादा झुकाव। किसकी तरफ था प्रेफरेंस था सिन्हाला एप्लीकेंट्स, भाई जो यूनिवर्सिटीज़ में अपनी पोजीशंस के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस किसको देंगे भाई, हम सिन्हाला बोलने वालों को देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बेटा, थर्ड पॉइंट पे चलें। सॉरी, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। तो भाई नई कॉन्स्टिट्यूशन बनी ना, क्योंकि गवर्नमेंट जो नई नई इलेक्ट हुई थी, तो इन्होंने क्या बोला कि जो स्टेट है ना वो किसको प्रोटेक्ट करेगी, कौन से रिलीजन को, बुद्धिज्म को, और फोस्टर यानी कि भैया अडॉप्ट करो बुद्धिज्म, हम नहीं कोई और रिलीजन को यहाँ पे एग्जिस्ट करने देंगे। हो गया ना उनका बोलबाला, कर दी ना उन्होंने मेजॉरिटी वाली बात, डोमिनेशन वाली बात। तो ये भैया सारे जितने भी गवर्नमेंट मेजर्स थे एक के बाद एक, ये जो हमने ऊपर पढ़े, इससे क्या हुआ, फीलिंग ऑफ एलियनेशन पैदा होगी, किसके बीच में, श्रीलंकन तमिल्स के बीच में। तो ये आपको चौथा पॉइंट यहाँ तक लिखना है। ठीक है बेटा, तो ये 4 पॉइंट्स ये एक्ट आता है, तो आपको ये 4 पॉइंट्स आपको पॉइंट्स की फॉर्म में ही वहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, एलियनेशन का तो मतलब पता है ना, कि जैसे आप वहाँ के रहने वाले ही नहीं हो, ऐसी फीलिंग आने लगी श्रीलंकन तमिल्स को। अभी देखो क्या होगा, अगर आपको भी घर में कोई बार बार निगलेक्टेड फील करवाए, आपकी कोई बात ना सुनने को तैयार हो, आपको एकदम से साइडलाइन कर दे, तो आप कितना एजिटेटेड फील करोगे ना, आप कितना अपने ऊपर आपको वो आएगा कि भाई मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं करता है ना, हम तो इतने देर से यहाँ पे रह रहे हैं पर हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। तो कोई भी ऐसा था कि उनको ऐसा लगा श्रीलंकन तमिल्स को कि कोई भी ऐसी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है जो कि बुद्धिस्ट सिनाला लीडर्स के द्वारा चलाई जा रही हो, और वो हमारी ही लैंग्वेज एंड कल्चर को भाई सेंसिटिव हो, ध्यान रखे हमारे बारे में। ऐसे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं जो हमारी लैंग्वेज कल्चर के ऊपर कोई थॉट भी लेती हो या कंसिडरेशन भी देती हो अपनी। तो उनको लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी है और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाई गई है ना, वो हमें तो भाई हमारे पॉलिटिकल राइट से बिल्कुल दूर लेके जा रही है, भेदभाव पैदा कर रही है। हमें जॉब्स नहीं मिल रही, हमारी जितनी अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमें एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, तो सब जगह हमारे इंटरेस्ट क्या किए जा रहे हैं बेटे, इग्नोर किए जा रहे हैं। तो भाई अब ये भावना जैसे जैसे पैदा हुई तो क्या हुआ बेटा, आगे क्या हुआ, जो रिलेशंस थे ना वो बहुत ज़्यादा तनाव वाले हो गए, स्ट्रेन्ड रिलेशंस हो गए सिन्हाला बोलने और तमिल बोलने वाली दोनों कम्युनिटीज़ में। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ बेटा, श्रीलंकन तमिल ने ठाना कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो इन्होंने ना कुछ पार्टीज़ लॉन्च करी। ठीक है, इन्होंने कुछ तरीके से लड़ाइयाँ भी लड़ी। कि क्यों लड़ाइयाँ लड़ना चाहते थे, अपने हक के लिए लड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो तमिल है ना वो ऑफिशियल लैंग्वेज, हमें रिकग्निशन उसकी दे दी जाए। भाई हम तो इस लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बचपन से हमारा जो कल्चर, हमारी जो लैंग्वेज है वो यही रही है, हम नहीं सिन्हाला अडॉप्ट करेंगे। और ठीक है ना, और हमें रीजनल ऑटोनॉमी दे दो। रीजनल ऑटोनॉमी कहाँ की बेटा मांगते थे, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो ना सारा, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, वो बोलते थे कि भाई हमें इस रीजन की पावर दे दो, भले ही हमें और कहीं कोई हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके बाकी 74% जितना भी आपका डोमिनेशन है वो आप अपने पास रखो, है ना। हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दो, सब जगह हमें बराबर एक मौके मिले, हमें वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम अवेल कर सकें, एडुकेशन के सेक्टर में हो या चाहे जॉब्स के सेक्टर में हो, हमारे को भी सब जगह प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन बेटा क्या हुआ, वो बेचारे थे तो माइनॉरिटी ना, तो उनकी डिमांड्स जितनी थी ना, बार बार रिपीटेडली उन्होंने डिनाई करी। कि इन्होंने डिनाई करी, सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी ने डिनाई करी। हालांकि 1980s तक चलते चलते काफ़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी,
और उनकी एक ही डिमांड थी कि भाई हमें इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट दे दो। कहाँ दे दो? नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में दे दो। लेकिन बार बार उन्होंने उसको ऑप्रेस किया, दबाया अपनी डोमिनेशन, अपनी मेजॉरिटी से। तो क्या हुआ, दोनों जो कम्युनिटीज़ थी ना उनके बीच में विश्वास जो था वो बिल्कुल टूट गया, डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया। अब डिस्ट्रस्ट इस हद तक बढ़ गया कि भाई उसने कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लिया। कॉन्फ्लिक्ट के चलते क्या हुआ भाई? सिविल वॉर हुआ। बेटा सिविल वॉर क्या होता है ये देखिए आपके कीवर्ड्स में, ग्लॉसरी में यहाँ दिया हुआ है। एक ना एक तो लड़ाइयाँ लड़ी जाती कंट्रीज़ के बीच में, बिटवीन डिफरेंट नेशंस। अब ये जो सिविल वॉर होता है ना, ये एक ही कंट्री के अंदर ना अलग अलग ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होती है। जैसे एक सिन्हाला और एक हो गया आपका श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। काफ़ी इंटेंसिफाई हो जाता है क्योंकि लड़ाई तो आखिरकार आपके हक के लिए लड़ रहे हो ना, और दूसरा उसको हक देना नहीं चाहता, तो दोनों के बीच में हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, सिविल वॉर शुरू हो गया। अब सिविल वॉर हुआ तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ क्या हुआ भाई? मारे गए, ठीक है। बहुत सी फैमिलीज़ जो थी ना उनको बेचारों को वो कंट्री छोड़ के ना किसी और जगह रेफ्यूज यानी कि शरण लेनी पड़ी। अब बेचारे अपने काम से भी हाथ धो बैठे, उनकी जो रोज़ी रोटी थी वो भी छीन गई उनसे। अब सिविल वॉर ने क्या किया, पूरी की पूरी कंट्री का ना एक मेजर सेटबैक हो गया। जो कंट्री सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी भाई, अब वो नीचे गिर गई, ठीक है। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ बेटा? 2009 में वॉर जो था वो फिनिश हो गया। इट एंडेड इन 2009। ये भी पेपर में आता है बेटा, 1 नंबर का MCQ आएगा। तो MCQ जानने के लिए बच्चे, तभी आपको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में या जो भी आपके प्री बोर्ड शुरू होंगे उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है बेटा। ये भी क्वेश्चन आता है, सिविल वॉर पे भी आता है, मतलब बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितने अच्छे से तैयार करते हो, ठीक है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमने श्रीलंका का तो स्टडी कर लिया, केस की मेजॉरिटेरियनिज्म मेजर्स थे, क्या क्या उन्होंने सब किया, उनका तो रास्ता निकल पड़ा लड़ाइयों की तरफ, ठीक है। अब देखते हैं कि बेल्जियम ने क्या रास्ता अडॉप्ट किया, इनका क्या तरीका था, इन्होंने क्या कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया, या इनके भी ऐसी सिचुएशन पैदा हुई जैसी श्रीलंका में थी। अब देखो भी बेल्जियन लीडर्स जो थे ना, इन्होंने तो एक डिफरेंट रास्ता चुना। उन्होंने इस चीज़ को पहचाना, महसूस किया कि अलग अलग रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़ जो है ना, उनको एग्जिस्टेंस अगर करनी, मतलब अगर वो सब चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी एक ही कंट्री में, तो भाई उन सबको एकोमोडेट करना हमारा फ़र्ज़ है। तभी इसको एकोमोडेशन इन बेल्जियम बोला जाता है भाई। इसको हम बेल्जियम मॉडल भी कहते हैं बेटा। ये बेल्जियम मॉडल के नाम से भी ये क्वेश्चन आता है बच्चों। मैं अब फिर से बोलूँगी, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दे रही हैं, कि मैं क्या करूँ बेटा? अब सारे ही क्वेश्चंस इसके कभी कोई ना बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा आया ही आया है, ठीक है ना। तो और वैसे भी मुझे लगता है कि आपको तो सारा चैप्टर करना ही है कवर, तो क्यों ना हम इस तरह से तैयार करें कि हमें सारा चैप्टर टिप्स पे आ जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया बेटा, 1970 से 1993 के बीच में इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार अमेंड किया? 4 बारी। अब ये बार बार उसमें चेंजेस क्यों ला रहे थे? क्योंकि हर बारी ये ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई सभी लोग एक साथ मिलके यूनाइटेडली कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करें। तो उस करके इनको 4 बारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स थी वो करनी पड़ी, ठीक है। अब ये जो अरेंजमेंट था भाई, ये तो बाकी किसी कंट्री से मतलब आप ये कह लो रिलेट नहीं करता था, बड़ा ही इनोवेटिव था, नया ही तरीका था। तो ठीक है, अब बेल्जियन मॉडल के कुछ, मैंने यहाँ पे बेल्जियम लिख दिया, बेल्जियन लिखना था, बेल्जियन है ना, कभी कभी जल्दी में लिखा जाता है बेटा, ठीक है। अब बेल्जियन मॉडल के क्या यहाँ पे हमें एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, तो आइए उनको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब ये जो आपको बुलेट पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, पहला है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो भाई बेल्जियम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, अब मेजॉरिटी किसकी थी? डच वालों की 59%, एंड ऑब्वियसली माइनॉरिटी कौन से थे? 40% फ्रेंच वाले। लेकिन उन्होंने बड़े ही तालमेल के साथ एक दूसरे की कहते हैं ना इज्जत करते हुए, एक दूसरे को इक्वालिटी देते हुए डच एंड फ्रेंच वालों के इक्वल मिनिस्टर्स जो थे वहाँ पे अपॉइंट हो गए, ठीक है। स्पेशल लॉज बनाए गए जो कि दोनों ही कम्युनिटी के मेजॉरिटी मेंबर्स द्वारा सपोर्ट किए जाएंगे। एक मेजॉरिटी कम्युनिटी का मेंबर अलग से मतलब कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो मतलब कोई भी डिसीजन जो होगा वो यूनिलेटरली नहीं लिया जाएगा। यूनिलेटरली का मतलब क्या होता है कि भाई वन कम्युनिटी विल नॉट बी अलाउड टू टेक द डिसीजन ऑन इट्स ओन, ठीक है भाई, दोनों कम्युनिटीज एक साथ मिलके लेंगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट क्या बताता है कि जितनी पावर्स थी ना बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, दोनों रीजन्स ऑफ द कंट्री में, ठीक है।
भले ही वो फ्रेंच वाले हों, भले ही वो डच वाले हों, ब्रूसल्स हो या बेल्जियम हो, दोनों जगह दे दी गई, ठीक है, दोनों रीजन्स को दे दी गई। तो यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना बेटा, अब वो भिखारी की तरह हाथ नहीं फैलाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे। अब वो सबॉर्डिनेट नहीं है, उसके कदमों तले दबी नहीं हुई है, उसके पास खुद की पावर, खुद के रेवेन्यूज़ हैं, ठीक है, खुद के उसके पास राइट्स हैं, ऑटोनॉमी है, खुद की जुरिस्डिक्शन है। अच्छा, अब बेटा आगे बुलेट पॉइंट क्या बोलता है कि ब्रूसल्स जो थी भाई, उसकी भी सेपरेट गवर्नमेंट थी। जैसे हमने बेल्जियम में कंट्री में देखा, अलग अलग कम्युनिटीज़ को इक्वल मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर्स बना दिया गया, ठीक है, उनकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट बन गई। तो ब्रूसल में भी एक अलग गवर्नमेंट बनी। अब यहाँ पे क्या था बेटा, दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी, ठीक है। फ्रेंच बोलने वालों ने अगर, ठीक है, क्या किया, एक्सेप्ट किया ना इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रूसल्स में। क्योंकि इन्होंने एक्सेप्ट, अब देखो फ्रेंच बोलने वाले तो 80% थे ना बेटा ब्रूसल्स के अंदर, और सिर्फ 20% ही तो थे जो डच बोलते थे। तो इन्होंने तो डच बोलने वालों को अपने साथ इक्वल रिप्रेजेंट किया, हालांकि बड़ा कंट्रास्टिंग डिफरेंस था दोनों की पॉपुलेशन के नंबर्स में। क्यों किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने देखा भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे डच वालों ने भी तो हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी है, तो हम क्यों ना रेसिप्रोकेट करें, हम भी करेंगे। तो हुआ ना बेटा भाईचारा, आराम से आप लोग अपना कहते हैं ना अच्छे से आप रह सकते हो ऐसी कंट्री के अंदर, बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट के और बिना किसी झगड़े के या बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये जो रिप्रेजेंटेशन थी दोनों कम्युनिटीज़ ने एक दूसरे के साथ मिल बांट के शेयर करी। अब बेटा चौथा और लास्ट पॉइंट क्या कहता है इसका, कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमने पढ़ ली, बेल्जियम में बनी, फिर ब्रूसल्स में स्टेट गवर्नमेंट बनी। तो उसके बाद क्या हुआ बेटा, तीसरी गवर्नमेंट कौन सी बनी, वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी बेटा वो क्या होती है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वालों की द्वारा इलेक्ट किया गया उनका एक रिप्रेजेंटेटिव जो उनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे डच, फ्रेंच और जर्मन 3 कम्युनिटीज़ थी ना, तो तीनों की गवर्नमेंट जो थी वो बन गई। अब तीनों की अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी। अब ये जो गवर्नमेंट थी ना, ये क्या करती थी, छोटे छोटे इश्यूज़ को केटर करती थी कि भाई इनके कोई कल्चरल इश्यूज़ हैं तो चलो उनको एड्रेस कर लेते हैं, कहाँ पे ये कल्चरल फंक्शंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे, कैसे करेंगे, रीति रिवाज हम इसको कैसे फॉलो करेंगे, ताकि हमारी जो रूट्स हैं, कल्चरल रूट्स हैं, वो हमेशा आने वाली पीढ़ी के लिए भी जिंदा रहें, ठीक है ना। एजुकेशनल इश्यूज़ हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड कोई इशू है, तो ये सारे कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी वो हैंडल करती थी, ठीक है। अब देखो भाई बेल्जियन मॉडल हमने पढ़ा, हमने स्टडी किया कि एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स था। तो बेल्जियन मॉडल कौन सा कम कॉम्प्लेक्स था, वो भी कॉम्प्लिकेटेड था, है ना। सब जगह आपको मिल बांट के हर चीज़ पावर जो है शेयर करनी पड़ रही है, ब्रूसल में अलग, बेल्जियम में अलग, कम्युनिटी की अलग, ठीक है। लेकिन फिर भी लोगों के लिए जो ये अरेंजमेंट था ना वो बहुत अच्छे से काम किया, इट रियली वर्कड वेल सो फार फॉर देम, ठीक है। अब उससे क्या हुआ बेटा, सिविक स्ट्राइफ जो थी ना, यानी कि जो आपके लोकल झगड़े थे ना, वो जितने हो सकते थे अवॉइड हो सके, है ना। नहीं तो ये तो झगड़े वैसे ही रूप ले लेते हैं ना, जैसे श्रीलंका में उनकी क्या हालत हुई थी वैसा हो सकता था यहाँ पे। तो पॉसिबल डिवीजन भी हो सकती थी कंट्री की बेल्जियम में, किस बेसिस पे, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो काफ़ी कंट्रीज़ ने ना यूरोप की इकट्ठे होकर एक यूरोपियन यूनियन बनाई बेटा, और यूरोपियन यूनियन जो थी ना उसने ब्रूसल को अपना हेडक्वार्टर चुना, क्योंकि भाई ब्रूसल्स ने इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट कर दिया ना पूरे यूरोप के लिए, तो उसको उसका यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बना दिया गया। ये ऊपर आपको पिक्चर नज़र आ रही है बेटा, ये ब्रूसल्स यानी कि बेल्जियम की जो कैपिटल है वहाँ पे ये यूरोपियन पार्लियामेंट की आपको पिक्चर नज़र आ रही है। पिक्चर्स पे आपने हमेशा जोर देना भाई बच्चों, पिक्चर आपको सिविक्स, पिक्चर आपको हिस्ट्री, दोनों बुक्स में से आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो अब आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। देखो पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, इसके भी ना अलग अलग सेट ऑफ रीजंस है बेटा। एक तो मतलब 2 रीजंस होते हैं, एक होते हैं आपके मॉरल रीजंस, ठीक है, और एक होते हैं आपके प्रूडेंशियल रीजंस। प्रूडेंशियल का मतलब होता है सोच समझ के लिया गया डिसीजन। ये देखो आपको नीचे दिया हुआ है, बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेज, यानी कि सोच समझ के लिया गया कोई भी आपका डिसीजन, ठीक है। तो पहले क्या है बेटा, पावर शेयरिंग को अच्छा क्यों माना जाता है भाई, इसलिए माना जाता है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस कर देती है। जो भी पॉसिबिलिटी आपको नज़र आती है ना कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसको इसने ख़त्म ही कर देना है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा ना, अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वायलेंस ले लेगा, वो झगड़े का रूप ले लेगा। अगर झगड़े का रूप ले लेगा तो भैया आपकी सारी पॉलिटिकल जितनी भी वो है ना, एक जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो आपकी गवर्नमेंट है वो एकदम अनस्टेबल हो जाएगी, है ना।
दूसरा पॉइंट क्या कहता है बेटा, दूसरा पॉइंट कहता है कि भाई पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अभी हमने पढ़ा ना कि अगर गवर्नमेंट जो है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाएगा तो भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी तो क्या होगा, हमारा पॉलिटिकल ऑर्डर यानी कि जो गवर्नमेंट का एक रूल करने का तरीका है वो अपना संतुलन खो बैठेगा, अपना बैलेंस खो बैठेगा। ठीक है, अब क्या होता है ना, आप अभी कोई मेजॉरिटी है वो क्या करती है, अपना विल इम्पोज करती है ना, अपनी इच्छा इम्पोज करती है। मेजॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर्स किसके ऊपर इम्पोज करते हैं, किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर। ठीक है, अब वो थोड़ी देर के लिए तो भैया आपको ठीक लगेगा कि चलो इन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा ना, हमारे लिए लॉज बनाए, चलो हमें ये बोलने को बोल रहे हैं ना, वॉट एवर 1 2 3 4 जो भी उनकी डिक्टेटिंग टर्म्स होती हैं। लेकिन भाई लॉन्ग रन में अगर हम देखें ना, लंबे समय तक, तो भाई ये यूनिटी ऑफ नेशन को ना बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करता है, यानी कि उसको नीचे दबा देता है इस तरह से। मतलब लंबे टाइम तक आप किसी की मेजॉरिटी, किसी की डोमिनेशन को नहीं सह सकते, है ना। तो फिर यहाँ पे आगे क्या बताते हैं, टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी बट इट अफेक्ट्स द मेजॉरिटी एज वेल। अब मेजॉरिटी अगर टायरेनी यानी कि बहुत ही निर्दयता से अगर अपने रूल्स थोपने लग जाए, कुछ समय के लिए तो चलो लोग सह लेंगे कि हाँ ठीक है भाई ये हमें करना पड़ रहा है तो हम कर लेते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक ये चले तो मेजॉरिटी की जो ये टायरेनी है या जो तरीका है जिस तरह से वो ऑप्रेस कर रही है माइनॉरिटी को, तो माइनॉरिटी के लिए तो ये अच्छा है ही नहीं, बल्कि मेजॉरिटी के लिए भी ये ठीक नहीं साबित होगा। लोग भड़क जाएंगे और भड़क के आंदोलन पे उतर आएंगे, रिवोल्ट करेंगे, और टायरेनी को हो सकता है अपनी राजगद्दी से हाथ धोना पड़े। आपको एग्जाम्पल याद है ना बेटा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुई 16 जो बर्बन किंग्स थे, उनको भी तो जो फ्रेंच के लोगों ने, जिन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी, पीपल्स असेंबली बनाई थी, उसको वहाँ से हटा दिया था। ठीक है ना, तो मतलब ये जनता के हाथ, जो में जनता के हाथ में पावर बहुत होती है ना, अगर आप उनको एक लेवल तक मतलब आप दबा रहे हो, लेकिन उनकी कहते हैं ना पेशेंस की अगर सीमा टूट जाएगी तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे वो क्या बता रहे हैं, एक और डीपर रीज़न है कि पावर शेयरिंग क्यों अच्छी मानी जाती है डेमोक्रेसी के, क्योंकि भाई ये तो स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, जान है, आत्मा है ये तो डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर शेयरिंग की जाती है ना, हमने पावर शेयरिंग का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें पावर शेयरिंग के हिसाब से जीना पड़ता है, जो जो वो एक्सरसाइज करेंगे पावर, उसके इफेक्ट्स के साथ हम भी जिएंगे। अब लोगों को देखो कंसल्ट किया जाता है कि भाई कौन गवर्न करेगा कंट्री में, उनकी वोटिंग राइट्स उनको ये राइट देते हैं। ठीक है ना, एज अ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। फिर उसके बाद बेटा आप एक गवर्नमेंट चुनते हो, वो गवर्नमेंट क्या कहलाती है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहलाती है, क्योंकि हमने उस गवर्नमेंट को अपने वोटिंग हक से पार्टिसिपेट करके उसको चुना। ठीक है, तो हमारा भी तो हक बना ना सिस्टम के अंदर, हम भी तो उस सिस्टम का हिस्सा हो गए ना, क्योंकि हमारी वजह से आज गवर्नमेंट जो है आज हम पे रूल कर रही है, एक सेल्फ रूल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो भैया ये सारे आपके पावर शेयरिंग के रीजंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पावर शेयरिंग क्यों हमें क्यों इच्छा होती है कि पावर शेयरिंग एग्जिस्ट करे, वो ऐसा क्यों होना चाहिए पावर शेयरिंग, वाई इट इज़ डिज़ायरेबल। तो ये बेटा जो पहले सेट ऑफ रीजंस आपने पढ़े वो प्रूडेंशियल हैं, और जो सेकंड हैं वो सारे ये वाले मॉरल रीजंस हैं। ठीक है, अब प्रूडेंशियल रीजंस तो ये कहते हैं कि पावर शेयरिंग भाई अच्छे रिजल्ट लेके आएगी, और मॉरल रीजंस क्या कहते हैं कि पावर शेयरिंग का जो एक्ट है, जिस तरीके से वो एक्ट कर रही है, काम कर रही है, वो तो भाई बहुत ही कीमती है, बहुत ही वैल्यूएबल है, वो ऐसे ही अपना काम जो है वो करती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बेटा ये वाला टॉपिक तो आपके ना उसमें आता ही नहीं है बोर्ड एग्जाम्स में, खलील्स डायलेमा। ठीक है, तो ये तो आपने करना नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मतलब कितनी टाइप्स की हमारे पास पावर शेयरिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है बच्चों, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने जाएंगे यहाँ पे, पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब बेटा ये जो है ना सबसे पहला आपका, इसको आप लिख लो यहाँ पे, वैसे तो आप आगे आगे पढ़ोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। ये होती है बेटा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, क्योंकि ना ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो ना पेपर में आ भी जाते हैं बाय लक, लेकिन कभी कभी अक्सर वो क्या करते हैं बोर्ड एग्जाम्स में कुछ ना कुछ जो क्वेश्चंस है ना उनको मॉडिफाई करके भी डालते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस कैसे डालते हैं, जैसे डालेंगे पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जस्टिफाई। अब भाई जिसको तो लाइन टू लाइन जो चैप्टर है अच्छे से लर्नड है, अच्छे से उसके दिमाग में बैठा हुआ है भैया, वो तो क्वेश्चन पढ़ के झट से समझ जाएगा भाई इन्होंने तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग पूछी हुई है। ठीक है, या फिर इसमें पूछा जाता है कि
एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग बाय द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो भाई एक ही क्वेश्चन को अलग अलग रूप से कैसे वो पोर्ट्रे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग मैंने आपको बताई। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब आपके गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं बेटा, जिनको हम काफ़ी छोटी क्लासेस से 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये एक ही लेवल पे बैठे हुए हैं, तीनों के तीनों ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, अब पर्पस क्या है भाई, कि बैलेंस बना के रखें और एब्यूज़ ऑफ पावर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी हमने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। सेम लेवल पे बैठ के हम अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सेपरेशन क्या इंश्योर करता है कि कोई भी ऑर्गन अपनी पावर का अनलिमिटेड इस्तेमाल नहीं कर सकता। हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की पावर को चेक करेगा कि वो सही तरीके से अपनी पावर्स यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ, बैलेंस क्रिएट हो गया ना इसके अंदर। ठीक है ना, इट्स गोइंग टू मेंटेन अ बैलेंस, राइट। तो हमने इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रख के चलना है कि जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम सिर्फ वही उन पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो उसके आगे बेटा, अब ये तो आपको लास्ट ईयर के कुछ चैप्टर से रिलेटेड उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, तो ये यहाँ पे इतने ज़रूरी नहीं है। और अंत में आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये रखनी है कि दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज। तो भैया आपको ये सारा यहाँ तक एक्सप्लेन करके उसके बाद सीधा ये वाला पॉइंट लिखना और आपका ये आंसर इज़ गुड टू गो। ओके, क्लियर है बच्चों, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग आपको आई होप समझ आ गई है। अब बेटा जो अगली है ना, मैं अच्छा चलो आपको एक काम करती हूँ, उसका एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। ठीक है, अब इंडिया की बात करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आपको लगा पेपर में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ रहा है और मुझे अपना ये जो पॉइंट्स थोड़े से 5 मार्क्स के हिसाब से कम लग रहे हैं, तो हम उसमें एक एग्जाम्पल दे के समझा सकते हैं। अब देखो आपका लेजिस्लेचर है, उसमें क्या होता है ना, पार्लियामेंट क्या बनाता है बेटा, लॉज बनाता है पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडी, हम बहुत बारी कर चुके हैं। अब जितने भी जो एग्जीक्यूटिव है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू एवरी ऑर्गन, ठीक है, सो दैट यू कैन रिलेट द आंसर वेरी क्लियरली। जो आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं बेटा वो कौन होते हैं, वो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है ना, उनको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। ये लोग सब क्या करते हैं, लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाए वो एग्जीक्यूटिव ने क्या कर दिए, इम्प्लीमेंट कर दिए। अब बच्चों जुडिशरी जो तीसरा ऑर्गन है वो क्या करेगा, उन लॉज को कैसे इंटरप्रेट करना है, ठीक है ना, हम लोगों तक कैसे वो लॉज पहुंचाने हैं, हमें कैसे समझाने हैं, और कोई लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे उसको स्ट्राइक डाउन कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे क्या है, एवरी ऑर्गन इज चेकिंग द पावर ऑफ द अदर ऑर्गन। तो इंडिया का एग्जाम्पल देके बेटा ये तीनों ऑर्गन्स जो हैं आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में आप यहाँ पे लिख दो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है बच्चों, अच्छा ये लास्ट वाला मैंने आपको जुडिशरी बताया ना बेटा, इसके अंदर आप सुप्रीम कोर्ट लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बढ़े। नेक्स्ट पावर शेयरिंग कैसी है। अब ये जो पावर शेयरिंग है देखो, इसकी भी हेडिंग दी हुई है, इज शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल्स। अब बेटा ये जो पावर शेयरिंग होती है ना, इसको वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल पावर शेयरिंग आप जिसको फेडरलिज्म के नाम से भी जानोगे। ठीक है, ऐसी जो शेयरिंग होती है ना, जिसके अंदर जो पावर है वो अलग अलग लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में शेयर कर दी जाए। तो कौन कौन से लेवल होते हैं बेटा, एक तो हो गया आपका यूनियन, ठीक है, जिसको हम सेंट्रल लेवल बोलते हैं। उसके बाद आ गया आपका स्टेट लेवल, आपके रीजनल लेवल पे। और तीसरा आ जाता है बेटा आपके म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पंचायत के लेवल पे, जिसको हम लोकल बोलते हैं। तो हो गया ना वर्टिकल पावर शेयरिंग होगी। ठीक है ना, आपको ये बता दिया इंडिया में हम अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, और जो गवर्नमेंट हमारे प्रोविंसेस या रीजनल लेवल पे फंक्शन कर रही है, पावर में है, उसको अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो हम अपनी कंट्री में उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, अब बेटा क्या होता है ना, अलग अलग लेवल्स पे क्या होती हैं, जो गवर्नमेंट है ना उसने हर लेवल को एक अलग पावर दे रखी है। कैसे दी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबकी पावर्स अलग अलग डिक्लेयर्ड है कि भाई ये क्लियरली आपको ये पावर आपके पास है, ये आपके पास, ये आपके पास है। ठीक है, अलग अलग लेवल्स के पास। अब बेल्जियम में भी तो यही हुआ था ना, बेल्जियम में लोगों ने पावर्स जो थी वो बांट दी थी फ्रेंच एंड डच कम्युनिटी के बीच में, लेकिन श्रीलंका वाले तो बड़े ढीठ थे भाई, ये तो अड़ गए कि हमने तो अपने हाथ में रखनी है, सिन्हाला वाले पावरफुल हैं, हम तो मेजॉरिटी चलाएंगे। ठीक है, तो ये जो पावर शेयरिंग होती है ना, जो वर्टिकल डिवीजन के हिसाब से चलती है, ऊपर नीचे और फिर सबसे नीचे, तो इसको भाई फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। ठीक है, और देखो मैंने आपको बताया कि एक यूनियन लेवल, एक स्टेट लेवल, और एक आपका तीसरा लेवल आता है बेटा जो लोकल लेवल होता है, जो कि म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। ठीक है, अब तीसरा बेटा जो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है वो है आपका पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, पावर शेयरिंग जो अलग अलग ग्रुप्स है, मतलब आपने क्या करना है कि आपने ये इंश्योर करना है कि भाई जितनी भी अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं ना, उनकी जितने इंटरेस्ट हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें।
है ना। हमने ये तो नहीं ना करना कि भाई हम अपनी मर्जी चलाएंगे, भले ही दूसरा वाला जो ग्रुप है उसके इंटरेस्ट भाड़ में जाए, वो इग्नोर हो, कुछ हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं भाई, हमने ऐसे नहीं करना। पावर शेयरिंग का मतलब ही यही है कि सबको मिलजुल के एक साथ रहना है और पावर्स को शेयर करना है, ठीक है। आपने कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल देखा ना बेल्जियम में, कितना अच्छा एग्जाम्पल था। मतलब अलग अलग कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है। और देखो कुछ कंट्रीज़ में तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही ऐसे अरेंजमेंट करती है, लीगली अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, जैसे कि वुमेन एज अ वीकर सेक्शन हम कंसिडर करते हैं ना अपनी सोसाइटी में, तो भाई उसको लेजिस्लेचर में, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, उसको प्रॉपर अपना हक मिले, ठीक है। आपने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज पढ़ी हुई है ना बच्चों पार्लियामेंट में, 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स इन द पंचायत आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, ठीक है। तो ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने क्यों रखी है? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी पता है रिजर्व कर दी जाती हैं, कुछ स्पेशल जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वाले होते हैं ना, उनको अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्हीं के नेता को इलेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से उनको भी क्या मिल रहा है ना, अपने इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन हो रही है, उनके राइट्स जो हैं डिनाई नहीं हो रहे, उनकी कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस कर पाएंगे अपने कम्युनिटी के लीडर को, ठीक है ना बेटा। तो ऐसा अरेंजमेंट क्या करता है, इट गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन टू द डाइवर्स सोशल ग्रुप्स। अदरवाइज वो ग्रुप्स क्या हो जाते हैं बेटा, बिल्कुल एलियनेटेड फील करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो कंट्री के अंदर 10 तरह के ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो भाई 8 को तो तुमने बड़े अच्छे राइट्स दे दिए, बेचारे 2 तो निगलेक्टेड है। अब उनको अगर आप रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी के थ्रू उनका अपना लीडर जो है वो चुन लेते हो, वो लीडर क्या करेगा, उनके जितने भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस करके उनको रिजॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है बेटा, ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को क्या करता है, इट गिव्स अ फेयर शेयर इन द पावर, यानी कि पावर में उनको भी अपना एक अच्छा शेयर मिलता है। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको क्या बताया ना, एससीज जितने बेटा शेड्यूल कास्ट हो गए, हमारी शेड्यूल ट्राइब्स होगी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये तीनों की तीनों ना हमारी जो क्लासेस है ना, इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन कहाँ पे दी, लेजिस्लेचर में तो हमने पढ़ ही लिया, पीछे मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बताया है ना, वहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन प्रोवाइड करी बच्चों। इनको जॉब्स में भी दी जाती है रिजर्वेशन, इनको एजुकेशन में भी दी जाती है। आपने पढ़ा था ना लास्ट ईयर मंडल कमीशन में, इनको 27% सीट्स जो थी वो इनकी रिजर्व्ड होती हैं, ठीक है। किसी भी अगर एजुकेशन में या किसी भी जॉब में जाना चाहते हैं, वहाँ पे इनको इतना जो रिजर्व्ड कोटा है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी गवर्नमेंट जो है अवेल कराती है, ठीक है बेटा। अब हम लास्ट इस अपने पावर शेयरिंग पे जा रहे हैं, जो कि आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट सेज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी सीन इन द way political parties, pressure groups and movements control or influence those in power। यानी कि अलग अलग political parties और interest groups क्या करती हैं बेटा, पावर शेयर करती हैं, कहाँ पे, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। अब देखो इंडिया की मैं बात करूँ तो भाई इंडिया में तो आपके पास कौन सी गवर्नमेंट है, अभी आपकी कौन सी गवर्नमेंट चल रही है बच्चों, कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है। कोलिशन गवर्नमेंट में अलायंस किसके साथ चलाया हमने, एनडीए के साथ, जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। अभी आप पॉलिटिकल साइंस में एक चैप्टर करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज, उसके अंदर आपको अलायंसेस के बारे में बताया, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, पार्टीज़ क्या करती है ना, अपनी अलग अलग आइडियोलॉजीज़ जो है ना वो शेयर करती हैं, शेयर करके क्या करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना वो आपस में बांट लेती हैं, है ना। डिसीजन मेकिंग पावर अलग अलग पार्टीज़ आपस में शेयर करेंगी और डिसीजन जो है मिलके इकट्ठे ले लेंगे। अब यहाँ पे बेटा प्रेशर ग्रुप्स की बात करी गई है, कौन कौन से प्रेशर ग्रुप्स की बात करी है यहाँ पे उन्होंने, जैसे कि आपके ट्रेडर्स हो गए, ठीक है, आपके ये बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, आपकी फार्मर्स की एसोसिएशन होगी, वर्कर्स की यूनियंस होगी, ये सारे के सारे क्या करते हैं बेटा, पॉलिसी मेकिंग, जो एक डिसीजन होता है ना कंट्री का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, उसके ऊपर अपनी कह लो कि अपना जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है ना। इंडिया के अंदर मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन कर दिया। अगर हम बात करें यूएस की, वैसे तो यूएस आपके बेटा पेपर में आता नहीं है, लेकिन यूएस के अंदर भी आपको पता है आपका 2 पार्टी सिस्टम रहता है, एक होता है डेमोक्रेट्स का और एक होता है रिपब्लिक्स का, ठीक है। और पावर जो होती है उन दोनों में इलेक्शंस के थ्रू ऑल्टरनेट होती रहती है, कभी इसके हाथ में पावर आ जाती है तो कभी रिपब्लिकन्स के हाथ में पावर आ जाती है। खैर हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बट सिंस मैंने आपको ये हम पावर शेयरिंग की बात करें और वो भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में पावर शेयर हो रही है, अलग अलग सोशल ये प्रेशर ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग हो रही है। देखो पता है क्या होता है, अगर कंपटीशन होगा ना
अलग अलग पार्टीज़ के बीच में, तो पावर क्या रहेगी ना बेटा, एक के हाथ में नहीं रहेगी, है ना। अभी देखो आपके क्लास में ही है, अगर 10 बच्चे मॉनिटर के लिए क्लास में खड़े हैं, है ना, तो क्या होगा ना कि एक बच्चा हो गया इलेक्ट, तो चलो उसने 2 महीने 3 महीने के लिए मॉनिटरशिप संभाल ली। उसके बाद फिर जब अगली इलेक्शन होगी, क्लास के बीच में से बच्चे उसको वोट डालेंगे या अपना ओपिनियन देंगे कि भाई इसको चुनो उसको चुनो, तो क्या होगा ना, किसी और को भी चांस मिल जाएगा। तो कंपटीशन में क्या होता है ना कि पावर एक के हाथ में सीमित नहीं रहती। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना, लॉन्ग रन में पावर को शेयर करती हैं और अपनी अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये पावर शेयरिंग जो डायरेक्ट होती है, जैसे मैंने आपको बताया, थ्रू अ कोलिशन गवर्नमेंट। बेटा कोलिशन गवर्नमेंट कब बनती है? ये तब बनती है जब अलायंस उनका पहले से ही तैयार हो। यानी कि अगर बीजेपी ने एनडीए के साथ अलायंस बना लिया, तो भाई अगर ये इलेक्ट हो गए तो इन्होंने उसके बाद क्या बना लेनी है बेटा, कोलिशन गवर्नमेंट बना लेनी है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और मुझे बेटा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर के ऊपर बनाऊँ। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जुड़े रहिए मेरे चैनल स्टडी विद एकता के साथ।